नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल लिया है। मौजूदा मंत्रालय के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है उन्हें दी गई है और देश के नए शिक्षा मंत्री के तौर पर आज उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर जहां पर अब शिक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभाते हुए प्रहलाद जोशी आपको नजर आएंगे और उन्होंने कहा भी कि इस जिम्मेदारी के लिए, इस दायित्व के लिए, क्योंकि हम सभी सेवक हैं और हम सबका दायित्व अपने देश के लोगों के लिए है, जनता के लिए है, छात्रों के लिए, और शिक्षा मंत्री के तौर पर अब मैं इस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तो शिक्षा मंत्री का पदभार संभालते हुए प्रहलाद जोशी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। मौजूदा मंत्रालय के साथ उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है वो इस वक्त ये सौंपी गई है बतौर शिक्षा मंत्री। तो देश के नए शिक्षा मंत्री बन चुके हैं प्रहलाद जोशी और अब जो जिम्मेदारी, जिस विभाग की जिम्मेदारी उनके पास पहुंची है वो अपने आप में कई चुनौतियों के साथ है, कई उत्तरदायित्वों के साथ है। लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें उतरना है और इसे आगे बढ़ाना है। जन आकांक्षा के अनुरूप यहां पर अब शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ते हुए खुद प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये दायित्व भरोसे का दायित्व, ये दायित्व जन आकांक्षाओं पर उतरने का दायित्व। और देखिए, अपने पदभार को ग्रहण करने के दौरान मंत्रणा, विचार विमर्श करते हुए प्रहलाद जोशी आपको नजर आ रहे होंगे। तजुर्बा, अनुभव, वरिष्ठता, ये सब कुछ मिलाकर इस पद पर प्रहलाद जोशी के अगर चयन की बात कर लें या उनकी मौजूदगी की बात करें तो इसे और ज्यादा सशक्त बनाती है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर ही बातचीत होगी। आतंक से भारत को कोई डरा नहीं सकता है। पाक को करारा जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साफ कर दिया है कि भारत को आतंकवाद के सहारे डराने का सपना देखने वालों का अब अंजाम क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है। और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। तो देश आज 27वां करगिल विजय दिवस मना रहा है और 27 साल पहले भारतीय सेना आज के दिन ही पाकिस्तान के हौसले पस्त करती नजर आई थी। 26 जुलाई 1999 को ही भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को करगिल की लड़ाई में हराया था। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ करगिल युद्ध करीब 84 दिनों तक चला और 84 दिनों तक इस युद्ध के चलने के बाद इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों और बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए दुश्मनों को पराजित किया। आज के दिन ही 26 जुलाई 1999 को विजय प्राप्त की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि करगिल विजय दिवस भारत की सुरक्षा के लिए बहादुर सैनिकों के असाधारण साहस, शौर्य और समर्पण को नमन करने का अवसर है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहद कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया, जो हमेशा देश के लिए गर्व का विषय रहेगा। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है।
ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। कल लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश किया जाने वाला है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे। लोकसभा के लेजिस्लेटिव बिजनेस एजेंडे के अनुसार ये बिल पब्लिक एग्जामिनेशन अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है और इस विधेयक पर सदन में चर्चा होने की भी संभावना है। तो पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार कानून को और सख्त बनाने की तैयारी में है। संसद में पेश होने वाले संशोधन विधेयक में दोषियों के लिए जेल और जुर्माने तक की सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है और इसके तहत आरोपी को 5 से लेकर 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 8 साल तक प्रतिबंध लगाने के प्रावधान इसमें किए गए हैं। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों और संगठित गिरोह के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही पेपर लीक मामलों की जांच और अपील के निपटारे की समय सीमा भी तय की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में नई एसआईटी बनाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद 3 आईपीएस अधिकारियों को जांच की कमान सौंपी गई। लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस एसआईटी के प्रमुख बनाए गए हैं। वहीं डीआईजी अयोध्या सोमेन वर्मा और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर एसआईटी के सदस्य बनाए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये कि नई टीम ने जांच भी शुरू कर दी है। तो हरिद्वार में शुरू होने वाले कांवड़ मेले को लेकर धर्माचार्यों और साधु संतों ने शिव भक्तों से यात्रा की गरिमा को बनाए रखने की अपील की है। संतों ने कहा कि श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार ही गंगा जल उठाएं और अधिक वजन वाली कांवड़ लेकर चलने से वो बचें, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी और हादसे का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही संतों ने यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखने, हुड़दंग से दूर रहने और किसी भी तरह के नशे का सेवन न करने की भी सलाह दी। संतों का कहना है कि कांवड़ यात्रा आस्था और भक्ति का पर्व है और इसीलिए इसे पूरी श्रद्धा, मर्यादा और सुरक्षित तरीके से संपन्न करना चाहिए। बंद अत्यंत शुभ और कल्याणकारी है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी करोड़ों कांवड़ियों के आगमन की संभावनाएं हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हरिद्वार पवित्र नगर है, ये मोक्षदा नगरी है और गंगा सर्वथा कल्याणी है। यहाँ की शुचिता, पवित्रता, निर्मलता हम सबके द्वारा सहेज के रखी जानी चाहिए। तीर्थ की जो पवित्रता है उसको संभाल कर रखना भी बड़ा व्रत है। मैं कांवड़ियों से विनय पूर्वक आह्वान करता हूँ कि इस बार का ये कांवड़ का महापर्व व्यसन मुक्त हो और बहुत ही एक शिष्ट ढंग से, एक बड़े संयम के साथ हम कांवड़ लेकर यहाँ से जाएं और यहाँ के नियमों का पालन हो। आप उस जल को अपने शिवालय के लिए ले जा रहे हैं जिस जल को महादेव ने अपने जटा में सदियों तक रखा है और आज भी महादेव के जटा में निर्मल धारा गंगा की निरंतर बनी रहती है। तो एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके द्वारा गांव के आसपास वृद्ध, बीमार और बच्चों को आपके ध्वनि के द्वारा जो बड़े बड़े डीजे ले जाते हैं, बड़े बड़े कई, मुझे लगता है कि कई माइक, कई स्पीकर लगा करके आप इतने जोर से बजाते हैं कि आसपास चलने वाले वाहनों के कांच तक टूट जाते हैं, कि आप धारदार नुकीले कोई हथियार लेकर के न चलें। हमारे जितने भी कावड़ी जो हरिद्वार में आ रहे हैं, हमने देखा किसी के पास 6 मटके हैं, 8 मटके, 10 मटके हैं और इनको चलना बहुत भारी हो रहा है। आप भगवान शंकर के गण है, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, कृपया एक ही लोटा बहुत है। शंकर जी को मनाने के लिए एक लोटा सभी जितने भी हमारे
जो दुख का कारण है उसका समाधान एक लोटा जल है। कृपया इतना बोझ ना उठाएं, आप चल नहीं पाते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है, इसीलिए आपसे अपील की जाती है कृपया जल कम उठाएं और हरिद्वार में जितने भी हमारे भाई बंद हैं नशा मुक्त कांवड़ यात्रा करें और वाद विवाद ना करें, यही आपसे अपील। और ग्रेटर नोएडा की एलडीगो सोसाइटी में एक बड़ा हादसा हो गया। टैंक जो सफाई करने के दौरान दम घुटने से 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा की एलडीगो सोसाइटी में वाटर टैंक सफाई के दौरान 2 की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। जानकारी ये भी कि एक कर्मचारी टैंक की सफाई के लिए अंदर घुसा था और जब वो काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो उसे बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर गया, लेकिन दम घुटने से दोनों की ही मौत हो गई। तो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना इलाके के कालाधाम हाउसिंग सोसाइटी में लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। सोसाइटी परिसर में बोरिंग के लिए खोदे गए 10 से 15 फीट गहरे पानी के भरे गड्ढे में गिरने की वजह से 6 साल के अव्यान की डूबकर मौत हो गई है। परिजन बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल देखने को मिला और सोसाइटी के लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने स्वीकार किया कि बोरिंग का काम चल रहा था और वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है और ऐसे में 28 जुलाई को प्रचार का अंतिम दिन है और सभी उम्मीदवारों ने अपनी इसे लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उपचुनाव हो रहा है और पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में बांकीपुर पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रखने के लिए पार्टी अपनी तरफ से जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद इसका मोर्चा संभाल लिया है। आज उन्होंने बांकीपुर के वार्ड संख्या 36 सहित कई जगहों पर पदयात्रा की, लोगों से घर घर जाकर संपर्क किया और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां रूपसपुर थाना पुलिस ने हरियाणा से पटना लाई जा रही अवैध विदेशी शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। सूचना के आधार पर आरपीएस मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक कार का पीछा कर उसे पकड़ा। तलाशी में 300 से ज्यादा लीटर विदेशी शराब की बरामदगी होती है और पुलिस ने चालक आदित्य चौहान को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इस शख्स ने कहा कि शराब की खेप सगुना मोड़ पहुंचाई जा रही थी। पुलिस ने कार, मोबाइल और जीपीएस डिवाइस भी जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। किसी के द्वारा किसी गाड़ी में व्हाइट कलर की कार में शराब की खेप ले जाया जा रहा, जिसके आलोक में थाना अध्यक्ष अन्य पदाधिकारी के द्वारा तो कार्रवाई करते हुए उसमें जांच किया गया। जाकर के उजले रंग की गाड़ी जो कि निशान की मैग्नाइट है, जिससे नियंत्रण रोका गया, तो रोकने के बाद जांच की गई। जांच के क्रम में 750 ml का विदेशी ब्रांड का करीब 401 बोतल 300.75 लीटर बरामद हुआ। उसके साथ खबर मुजफ्फरपुर से, जहां मोतीपुर बस स्टैंड फ्लाईओवर के पास युवक संतोष की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसडीपीओ सुचित्रा कुमारी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने साहिबगंज निवासी मंतोष कुमार और अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह प्रेम प्रसंग और आपसी वर्चस्व का विवाद बताया जाता है। आरोपियों के पास से लूटे गए मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस इस मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच में जुटी है। 2026 को मटन पार्टी के नाम पर संतोष कुमार को बुलाया गया और इनके 21 तारीख को संध्या में जो है वो इनकी 8 बजे रात्रि को जो मृतक है उनकी अपनी माँ से भी बात हुई थी कि वो राहुल कुमार के साथ जो है और मटन पार्टी कर रहे हैं और रात में घर लौटेंगे। इसी दौरान जो है ये लोग शाम में अपने राइडर बाइक से शाम लगभग रात्रि 11 साढ़े 11 बजे राइडर बाइक से मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोतीपुर फ्लाईओवर के पास आते हैं और राहुल कुमार उर्फ मनीष ने पिस्टल खरीदा था विशाल सिंह से और इस पिस्टल से जो है वो संतोष कुमार को उन्होंने पैर पे और सर पे गोली मार दी, जिससे कि उनकी घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई।
खबर नवादा से, जहां सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर बवाल मच गया। यही नहीं, मरीज के परिजनों से जांच के नाम पर सदर अस्पताल में मौजूद बिचौलियों पर पैसे लेने का भी आरोप है। आरोप ये कि बिचौलियों ने खून जांच के नाम पर परिजनों से पैसे वसूले और इसी दौरान मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो उठे। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में मौजूद कर्मियों की मिलीभगत से ये बिचौलिए यहां सक्रिय हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। अस्पताल में लगे सीसीटीवी की पड़ताल की गई, जहां परिजनों ने बिचौलियों की पहचान की और फिलहाल पुलिस अब पीड़ित परिवार के लिखित आवेदन के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर नवादा से, जहां 2 दिन से लापता युवती का शव मिलने से सनसनी मच गई। ठाकुरबाड़ी मंदिर परिसर स्थित एक कुएं से युवती के शव को बरामद किया गया, जहां सूचना मिलते ही हरनौत पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। नालंदा की ये खबर है, जहां कुएं से युवती के शव को बरामद किया गया है। जैसे ही ये जानकारी मिली, 2 दिन से लापता बताई जा रही थी युवती और इसके शव की बरामदगी के साथ ही इलाके में सनसनी मच गई। बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां मामूली विवाद में जमकर मारपीट की गई है। मामला सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का है। पैसे निकाल लेने के शक में शुरू हुई कहासुनी कुछ ही देर में 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे और मारपीट में तब्दील हो गई। इस घटना से स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल दिखा। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। मारपीट के दौरान वहां मौजूद यात्रियों में भगदड़ जैसी हालत बन गई और लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर भागते नजर आए। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। घटना के बाद मामले की जांच को लेकर अधिकारी जुटे हुए हैं। नवादा से बड़ी खबर, जहां सब्जी बाजार में युवती का शव बरामद किया गया है। हनुमान मंदिर गेट के पास शव की बरामदगी हुई। अस्पताल में डॉक्टरों ने हालांकि इन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रीति कुमारी के रूप में मृतका की पहचान हुई है। ट्यूशन के लिए नवादा आई थी युवती और तबीयत बिगड़ने पर लोगों ने पानी मांगा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और रिपोर्ट के बाद मौत के असल कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी है। अगली खबर लखीसराय से, जहां अपराधियों ने बड़हिया थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी की एक वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने देर रात एक घर को निशाना बनाते हुए 20 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोर सोने के जेवरात समेत कैश लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। घटना पर एफएसएल को भी बुलाया गया है, जो घटनास्थल की जांच कर रहा है। अगली खबर कटिहार से, जहां करीब 165 करोड़ की लागत से बनने वाले नए रेल ओवरब्रिज और कनेक्टिंग सड़क का शिलान्यास किया गया। ये परियोजना साहेबपाड़ा से ड्राइवर टोला होते हुए कुलीपाड़ा तक बनेगी। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आरओबी का शिलान्यास करते हुए कहा कि आरओबी बनने से लोगों को सहूलियत होगी, शहर को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, आवागमन आसान हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये परियोजना जो है वो कटिहार के सौंदर्यीकरण के साथ साथ क्षेत्र के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। के बाद रेल ओवरब्रिज का शुभारंभ हुआ है। इसका शिलान्यास पूर्व में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। लगभग 2 अरब राशि का उन्होंने आवंटन भी किया और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम इसकी कार्य एजेंसी है। लेकिन ये पूरा आरओबी रेल क्षेत्र से गुजर रहा है। बड़ी खबर धनबाद कोयलांचल से, जहां के पाथरडी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां के चास नाला प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मी आसिफ जावेद को कार चालक ने टक्कर मार दी। पहले सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन बाद में घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पीड़ित के बयान के बाद ये पूरा मामला जानलेवा हमला निकला है। घटना में कर्मी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिससे सेल अस्पताल में इलाज के लिए बीजीएच बोकारो रेफर किया गया। बीजीएच में नाजुक स्थिति की वजह से रांची मेदांता रेफर कर दिया गया। पीड़ित की पत्नी ने पाथरडी थाने में नामजद शिकायत दर्ज करवाई और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। ये बता, उतना स्पीड से काम हुआ ना, हम यहाँ घूम रहे थे, उठाए उसको। अच्छा, जो आदमी को धक्का लगा वो आदमी कौन गाड़ी से था? वो गाड़ी में पैदल था। पैदल था।
मेरे पति नमाज पढ़ने गए, तो खाना वाना खा के 2 बजे ड्यूटी के लिए निकल गए। उसके बाद 4:30 बजे फ़ोन आया से आपको कोई हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पति का मोबाइल से। तो पति ने आपको कुछ बताया था? जी सब बोले थे, उससे 2 आदमी हमको मार दिए। कौन कौन 2 आदमी थे? वीरेंद्र एक नाम बोल रहा है, एक इशारा से उसका नाम बता नहीं पा रहे। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां के बड़का गांव थाना क्षेत्र में कोयला ढुलाई के दौरान हाईवा गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। पकड़ी बरवाड़ी कोल परियोजना की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। चालकों से 7 राउंड फायरिंग का दावा चालकों की तरफ से किया जा रहा है और इस दौरान लोहे की रॉड से गाड़ियों के शीशे तोड़ने के भी दावे किए गए। घटनास्थल से प्रिंस खान के नाम का एक पर्चा बरामद किया गया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। प्रिंस खान ने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए 40 राउंड फायरिंग कराने का दावा किया और 8 पर्चे भी छोड़े गए। परियोजना प्रबंधन ने घटना की कड़ी निंदा की और पुलिस से जल्द इस मामले के खुलासे और कार्रवाई की मांग की गई। 22 अप्रैल 2026 के हमले के बाद एक बार फिर से इस वारदात में क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर प्रबंधन ने चिंता जाहिर की है। थाना प्रभारी ने इस मामले में जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होने का भरोसा दिया। तो इस